नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि और उससे जुड़ी सहायक क्रियाएं सदैव कृषक भाई बहनों की आय का प्रमुख स्रोत रही हैं। ऐसी ही एक सहायक क्रिया है दुग्ध पशुपालन जो है उसका व्यवसाय करना। इससे भी जो दुधारू पशुपालन है, यदि ये किया जाए तो हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि होती है। आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दुधारू पशुओं को किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कैसे पशुपालक समय रहते इन बीमारियों से उनका बचाव कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या उपचार हो सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ सोलन के पशु चिकित्सालय से सहायक उप निदेशक डॉक्टर जीवन जी हैं। डॉक्टर जीवन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जीवन, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि दुधारू पशुओं में कौन कौन सी जो बीमारियां होती है, मुख्यतः हम उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे पशुपालक हैं वो पशुपालन के समय किन किन बातों की जानकारी पहले से रख सकते हैं जिससे कि वो जो पशुपालन है वो अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मेरा सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार जी। जैसा आपने बताया कि एक पशुपालन के लिए जो है पशुपालक को काफ़ी नॉलेज होना ज़रूरी है जी। तो आज के समय में जो है पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पशुपालक ने अच्छी उत्तम नस्ल के पशु पालने हैं और उनका रखरखाव वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा करना है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है ताकि जो है अपने परिवार की इनकम को बढ़ाया जा सके जी। इसके लिए जो है पशुपालक को जो है मिनिमम जो है 4 विषयों का ज्ञान तो होना जो है बहुत ज़रूरी होता है जी। जिसमें पहला आ जाता है कि पशु का प्रजनन, कि पशु की नस्ल कैसे होनी चाहिए। तो जो पशुपालक को पता होना चाहिए कि जो पशु पालेगा तो उसकी जो नस्ल जो अच्छी नस्ल होना चाहिए। दुधारू पशु पाला तो दुधारू के लिए अच्छा दूध दे। नंबर 2 आ जाता है जी कि पशु प्रबंधन, कि वो पशुओं की मैनेजमेंट कैसे करता है हमारा पशुपालक भाई। तो मेरा यही आग्रह है कि जो पशुपालक भाई हैं वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो पशुओं का जो है प्रबंधन करें, उनका रखरखाव कैसे करना, उसकी साफ सफाई कैसे करनी है और जो जैसे यूरिन निकलता है उसके लिए नाली का प्रबंध कैसे करना है, उनकी आवास बनाने की विधि कैसे है। तो ये सारा ध्यान जो है हमारे पशुपालक भाई को रखना चाहिए। उसके साथ आ जाता है कि पशु पोषण, कि जो हमारा पशु है उसको दिन में जो है कितना फीड जो है पशुपालक को देना चाहिए जी। अगर फीड कम देंगे तो पशु को बीमारी लग जाती है। उसको कितना हरा चारा देना चाहिए, उसको कितना सूखा घास देना चाहिए, इन विषयों का जो है पशुपालक जो है ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी है जी। इसके साथ साथ चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा पशु स्वास्थ्य, क्योंकि यह देखा गया कि हमारे जो पशुपालक भाई है वो पशु स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं जी। जिसके अभाव में जो है जब पशु को कोई बीमारी लगती है तो अगर समय पे इलाज नहीं होता है तो उसको पशु की मृत्यु हो जाती है, जिससे जो है किसान को हानि उठाना पड़ती है। तो पशुपालक भाई को जो है अपने जो पशु है उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि उसके पशु को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे आजकल समय चला तो आजकल के समय में कौन कौन सी बीमारियां, इनका नॉलेज होना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। जी। डॉक्टर जीवन, आपने बीमारियों की बात की कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, तो हमारे दर्शक जो हमारे पशुपालक हमें देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन सी बीमारियां जो है वो पशुओं में देखने को मिल सकती हैं। आजकल जो है बीमारियां जो है अलग अलग कारणों से होती है। जैसे जीवाणु युक्त बीमारी है, जैसे बैक्टीरियल डिजीजेज है जी। विषाणु युक्त बीमारी है जो वायरस से होती है जी। फिर प्रोटोजोआ से होती है। अलग अलग टाइप की जो है बीमारियां होती है जी। जैसे हम एक ले लेते हैं विषाणु युक्त बीमारी, जैसे जिसको हम वायरल डिजीजेज बोलते हैं जी। एक बीमारी है मुंह पका खुर पका बीमारी, FMD डिजीज जिसको हम बोलते हैं। ये एक विषाणु युक्त बीमारी है और ये बड़ी कंटेजियस डिजीज है, इन्फेक्शियस है। जब पशु को हो जाती है तो एक पशु से दूसरे को हो जाती है। तो इसमें भी पशुपालक को जो है बचाव रखना चाहिए अपने पशु के बारे में। दूसरा आ जाता है काउपॉक्स, ये भी एक वायरल डिजीज है जी। रेबीज बीमारी कुत्तों से जो है जानवरों से मतलब पशुओं में चली जाती है। तो ये विषाणु युक्त सारी बीमारी है। अब लेते हैं हम बैक्टीरियल, जो जीवाणु युक्त बीमारी होती है। इसमें गलघोटू बीमारी है जिसको हम हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, एक बड़ी कंटेजियस बीमारी है। इसमें अगर पशु का
अगर इलाज नहीं करे तो इसकी मृत्यु भी हो जाती है। जी ब्लैक क्वार्टर एक बीमारी है जिसको हम लंगड़ी बुखार भी कहते हैं, जी जो पशुओं में कॉमन हो जाती है। आजकल के मौसम में जो है ये 2 बीमारियाँ यहाँ हिमाचल में और जो मैदानी इलाके हैं ये पाई जाती है, गलघोटू बीमारी और इसकी एंथ्रेक्स बीमारी भी। जी तो इनका जो है नॉलेज होना जो है एक पशुपालक को होना बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारी जैसे प्रोटोजोल डिजीज होती है, जैसे आजकल के मौसम में जूं चिचड़ी पिथड़ी ज़्यादा होती है, जी तो बबिशियोसिस एक बीमारी होती है जिससे जो है पशु जो है अगर समय पे इलाज नहीं करे तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जी। ये सारी बीमारियां हैं, इसके बारे में जो एक पशुपालक को जो है ध्यान रखना जरूरी होता है। जी, उसे पहले से इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो जीवाणु है, विषाणु है, किसी भी तरह से जो एक पशु है उसके अंदर ये बीमारियां जा सकती है। जी जी। डॉक्टर जीवन, अगर हम बात करें दुधारू पशुओं की, तो उनमें मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां जो है वो देखने को मिलती हैं? जैसे मैंने बताया कि एक जो पशु है उनमें सारी टाइप की बीमारी होती है, अनेक बीमारी होती है। जी विषाणु युक्त बीमारी है, जी जीवाणु युक्त बीमारी है, ये सारी बीमारियां पशुओं में होती है। परंतु जब दुधारू पशु है इनमें इनके अलावा और बीमारियां हो जाती है, जी क्योंकि जब पशु दूध देता है तो उसमें स्ट्रेस आ जाती है। अगर पशुपालक जो है उस पशु को जो है उसके शारीरिक और उत्पादन क्षमता के अनुसार जो उसको फीड नहीं देता हो, मिनरल मिक्सचर नहीं देता हो, तो उससे जो है वो स्ट्रेस में जाता है और उसको और ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। अब जी। जैसे जीवाणु युक्त बीमारी है इसमें तो थनैला रोग है, जी ये बहुत कॉमन बीमारी है जो दुधारू पशु है। और बीमारियां जैसे शरीर के संतुलन अगर ठीक नहीं है, मेटाबॉलिक जिसको हम डिजीज बोलते हैं, तो हाइपोकैल्सीमिया है, मिल्क फीवर है, हाइपोफास्फेटेमिया है, लाल पेशाब रोग है, ये सारी बीमारियां जो है दुधारू पशुओं में होती है। और बीमारियां जैसे और भी कंडीशन होती है, जैसे पशु की जब डिलीवरी होती है, दुधारू पशु जब होता है जी तो उसकी रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन बोलते हैं हम, कि गर्भाशय में जो है एक तो गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में, जी दूसरा जो जेर जिसको बोलते हैं जेरनी निकलती है, जी। तो ये जिसको हम साइंटिफिक में बोलते हैं कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंट। तो ये सारी बीमारियां जो इसके अलावा दुधारू पशु में ज़्यादा होती हैं, जी तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी, दुधारू पशुओं में जो है ज़्यादा ध्यान रखने की ध्यान ज़रूरत दें। है। डॉक्टर जीवन, आपने थनैला रोग के बारे में बात की, तो सबसे पहले इसी रोग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस कारण से होता है, और यदि हम इसके लक्षणों की बात करें, क्योंकि यदि हमें पशु में लक्षण दिखेंगे तभी शायद हम उसका उपचार करने का कुछ सोच सकते हैं, तो इसके लक्षण क्या रहते हैं? जो थनैला रोग है जी ये एक जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल डिजीज है। जी और ये जो मेन जो थनैला रोग है ये दुधारू पशु में पाया जाता है। जी जो पशु 2 या 3 बार सुआ है, मतलब देहांत हो गया, डिलीवरी हो गई, उसमें जी। ज़्यादा पाया जाता है। गायों में ज़्यादा पाया जाता है, भैंस की अपेक्षा गायों में ज़्यादा होता है। जी और ये जो थनैला रोग होता है इसमें जो है थन में आयन में सोजिश आ जाती है, जी और जो दूध है इसका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आ जाता है उसमें। भौतिक मतलब कि जो दूध निकलेगा थन से उसका रंग चेंज हो जाएगा, जी। और जो छिचड़े आते हैं जिसको हम फ्लेक्स बोलते हैं, मिल्क फ्लेक्स, वो जी। फटा हुआ दूध निकलता है। और जी। कई बार जो है जो दूध का रंग है वो पीला भी हो जाता है और लाल रंग का भी आ जाता है। जी तो ये जीवाणु युक्त बीमारी है। इसका मेन जो रीजन है वो है साफ सफाई नहीं होना। ये कुप्रबंधन से ये जो बीमारी जो है होती है, एक पशु से दूसरे पशु को या एक थन से दूसरे थन को चली जाती है। जी अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे, अगर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा पशु का प्रबंधन देख रेख नहीं करेंगे, जैसे कि खुरली का प्रबंधन नहीं होगा, जी। जो पशु पेशाब करता है गुंत निकलता है उसका नाली नहीं बनाई होगी, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगी, जी तो जो जहाँ पे पशु को हम रखते, जहाँ हम पशुओं को बांधते हैं, जी। अगर वहाँ साफ सफाई नहीं होगी तो वहाँ गंदगी और ह्यूमिडिटी में से जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, और जी। जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो थनों के माध्यम से जो है वो आयन में चले जाते हैं, जी। तो वहाँ जो है वो इन्फेक्शन कर जाते हैं और ये थनैला रोग हो जाता है। जी और इसके जो लक्षण बताए आपने, जी ये लक्षण जो 3-4 स्टेजेस में जाते हैं। एक आता है पर एक्यूट स्टेज जिसको हम बोलते हैं पर एक्यूट थनैला। जी पर एक्यूट में ऐसा होता है कि जो थन है वो काफ़ी सोजिश आ जाती है, और जो आयन है उसमें भी सोजिश आ जाती है। जब हम उन थनों को और आयन को हम चेक करते हैं
या पैल्पेट करते हैं तो वो गर्म गर्म होते हैं और लाल रंग के हो जाते हैं। जी। और जो दूध निकलता है वो फटा हुआ दूध निकलता है, और जो पशु जो है घास खाना बंद कर देता है। पशु में जो है बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ जाता है। ये पर एक्यूट स्टेज के लक्षण है। जी। इसके बाद आ जाता है कि अगर कम सीवियरिटी वाला इन्फेक्शन हो तो एक्यूट स्टेज में। जी। एक्यूट स्टेज में ऐसा होता है कि पशु घास खाता है और जुगाड़ी करता है, बुखार नहीं होता, परंतु उसके थन और ऐन जो उसमें काफ़ी ज़्यादा सोजिश होती है, वो लाल रंग का होता है, और जो दूध है उसमें भी अबनॉर्मेलिटी होती है। जी। इसके बाद आ जाता है सब एक्यूट। ये भी एक अवस्था है जी। कि जिसमें सोजिश जो है कम होती है, थनों में कम होती है, और दूध जो है उसका रंग खराब होता है और फटा हुआ दूध आ जाता है। जी। और एक कंडीशन होती है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। इसमें पशुपालकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस वो थनैला रोग है जिसमें आप थन भी ठीक दिखने को लगता है, दूध भी देखने को ठीक लगता है, परंतु अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं तो वो थनैला रोग के लिए जो है पॉजिटिव होता है। जी। तो अगर किसी पशु को एक थनैला रोग हो जाता है तो उसकी जो उत्पादन क्षमता है, जो पूरे उसने बिहान उसमें लैक्टेशन में देनी थी, उसका 15% जो है दूध देना जो है कम कर देता है। जी। तो इससे जो है किसान को बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो एक बहुत ही इसके बारे में पशुपालक को जो है ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर ये लक्षण दिखने शुरू हो जाएं पशुपालकों को तो उन्हें समय रहते उपचार के लिए आ जाना चाहिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इसके लिए उपचार क्या हो सकता है। जिस तरह से आपने कहा डायग्नोस किया जाता है, तो डायग्नोस करने के बाद उपचार क्या रहता है? डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए तो सबसे पहले तो ये होता है कि अगर वो पशु जो नज़दीक के पशु चिकित्सा संस्थान है वहाँ पे अपने पशु को लेके जाएं, और हो सके तो जो पशु चिकित्सा अधिकारी हो उससे ही इलाज करवाएं। तो जो पशु चिकित्सा अधिकारी है या तो जानवर वहाँ ले जाए तो खुद चेक करके पता लग जाएगा, अदरवाइज जो पशुपालक की जो हिस्ट्री है उससे पता लग जाता है। दूसरा, जो पशु के थनों में जो सिम्टम आते हैं पशुओं में जो आते हैं कि थन उसमें सोजिश है, अगर थन को हम पैल्पेट करेंगे वहाँ दर्द होती है, वहाँ पे गर्म थन होते हैं, और दूध को अगर चेक करें तो उसमें अबनॉर्मेलिटी होती है। तो दूध की जो अबनॉर्मेलिटी है उसको भी हम लेबोरेटरी में जो है टेस्ट किया जाते हैं। और उपचार जो है जितना जल्दी, जैसे ही पता लग जाए कि थनैला रोग से ग्रसित है पशु, तो पशुपालक भाई को जो है सबसे पहले जो डॉक्टर के पास ले जाके इसका जल्दी से जल्दी जो है इलाज करवाना चाहिए, जिसमें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक है वो हम थनों में दवाई के रूप में देते हैं जी। और अगर पर एक्यूट स्टेज है तो उसमें जो हम पशु को जो इंजेक्शन लगाते हैं, सिस्टमेटिक इंजेक्शन लगाते हैं, जो पशुओं के आर्टरी में इंट्रावेनस लगाते हैं जी। और इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और स्पोर्टिंग थेरेपी भी देते हैं। अगर सोजिश ज़्यादा है तो उसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देते हैं। तो ये जो है ट्रीटमेंट हो जाता है। जी, तो समय रहते ये ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। डॉक्टर जीवन, जिस तरह से हम थनैला रोग की बात कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं जो दुधारू पशु होते हैं, जिस समय में उनका सूखा समय चल रहा होता है, जिस समय में वो दूध नहीं दे रहे होते हैं, ऐसे समय में किन सावधानियों को जो पशुपालक है वो बरत सकता है जिससे भविष्य में जो है दुग्ध उत्पादन में कमी ना आए? हाँ डिम्पल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये भी मैं बताना चाहता था जी। कि जब पशु दूध देता है जी। तो थनैला रोग के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अगर साफ सफाई नहीं है, ठीक साफ सफाई नहीं है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। परंतु जब पशु गब्बन हो जाता है या जिसको हम ड्राई स्टेज बोलते हैं और अगली बार उसने बच्चा देना होता है जी। तो उस केस में जो है ड्राइंग एक ट्रीटमेंट होती है, ड्राइंग ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें हम जब पशु को जो है सोने से डिलीवरी से 2 महीने पहले हम पशु का जो है दूध लेना बंद कर देते हैं। तो उसमें जो है हम जो है पशु के थन में जो दवाई भर देते हैं। इससे जो बैक्टीरिया है वो उसमें ग्रो नहीं करता है, और जब पशु की डिलीवरी होती है तो उसमें जो है ये बीमारी जो है नहीं होती है। और मेरा पशुपालक भाइयों से ये अनुरोध है कि जब वो पशुओं से, दुधारू पशुओं से जब वो गब्बन हो जाता है और दूध हम बंद कर देते हैं लेना, तो अपने पशुओं को ये ट्रीटमेंट जो है ज़रूर करवाएं, ताकि जो आने वाली जो उसकी लैक्टेशन है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दूध दे सके।
जी, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले ही हम सावधानी बरत लें। जी डॉक्टर जीवन, आगे हम बढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे दुधारू पशु हैं उन्हें मिल्क फीवर एक ये समस्या हम सुनते हैं, एक बीमारी सुनते हैं। तो सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में जानना चाहूँगी कि आखिर ये बीमारी है क्या, मिल्क फीवर होता कैसे है और इसके लक्षण क्या रहते हैं? मिल्क फीवर एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जी, जिसमें जो दुधारू पशु है वो अंडर स्ट्रेस जब आता है और उसको अगर पशु पोषण ठीक नहीं है तो स्ट्रेस में जो है मेटाबॉलिक जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है। तो ये जो मिल्क फीवर है, ये इसको हम मिल्क ज्वर भी बोलते हैं। तो ये जो दुधारू पशु उसमें होता है और ये हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी से होता है। जी। और ये जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है अलग अलग कारणों से हो सकती है, और जब ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी पशु में होती है तो पशु जो है चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। जी। ठीक है जी। और डिलीवरी से ये 2 दिन पहले या डिलीवरी से 3 दिन के 3 हफ्ते तक जो है ये बीमारी जो है होती है, मिल्क फीवर। जी। और ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है वो कैसे होती है, या तो जो हम पशु को घास दे रहे हैं उसमें कमी है जी। और जो पशु घास खा रहा है उसमें कम कैल्शियम जा रहा है, या फिर जो हम पशुपालक भाई पशुओं को जो फीड दे रहे हैं उसमें कैल्शियम की कम हो, या जो मिनरल मिक्सर दे रहे हैं उसमें कम हो, तो उसमें जो है कम हो जाता है। तीसरा जो फैक्टर सबसे ज़रूरी है, मैं बोलना चाहूँगा कि जो पशुओं का फर्स्ट जो दूध निकलता है दुधारू पशु का जी। डिलीवरी के बाद, उसको हम कोलोस्ट्रम या खीज बोलते हैं जी। उसमें जो कैल्शियम लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक नॉर्मली 10 लीटर अगर कोई गाय दे रही है, 10 लीटर दूध दे रही है, तो उसमें कम से कम 23 से 25 ग्राम जो है कैल्शियम लॉस हो जाता है। तो कैल्शियम जब लॉस होता है उसको बॉडी से मिल नहीं पाता, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस वजह से जो है मिल्क फीवर हो जाता है, हाइपोकैल्शियम हो जाता है। नॉर्मली ब्लड में जो है कैल्शियम की जो लेवल होती है पशु में जो है 9 से 11 मिलीग्राम% होती है, परंतु जब ये लेवल जो है गिरती है 7 मिलीग्राम के पास आ जाती है तो पशु में जो है सिम्टम आ जाते हैं। जैसे जैसे ये कम कैल्शियम होता है तो और सीवियरिटी हो जाती है। पशु जो है अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं करे तो पशु की कई बार मृत्यु हो जाती है। जी, तो इसके लिए क्या उपचार किया जा सकता है? किस तरह से उनकी जो आपने कहा कैल्शियम की जो कमी हो जाती है या और मिनरल्स की जो कमी होती है उसे जो एक पशुपालक है वो कैसे पूरा कर सकता है? डिम्पल जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में सिम्टम्स के बारे में बताना चाहूँगा कि जो मिल्क फीवर है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। जैसे ही पशु की डिलीवरी हो जाती है और अगर उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो फर्स्ट स्टेज जो है वो आ जाती है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। पशु जो है संवेदनशील हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है ना जी, और चलने फिरने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाता है, घास ठीक खाता है और पशु उठने बैठने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करता है। ये तो होती है स्टेज 1। स्टेज 2 आ जाती है कि स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकमेंसी। पशु जो वो बैठ जाता है, परंतु बैठता है वो छाती के बाहर बैठता है। तो इसमें जो है टेम्परेचर, जो पशु का जो है बुखार जिसको बोलते हैं हम, शरीर का तापमान जो इसमें कम आ जाता है। कैल्शियम, जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो पशु का जो तापमान है कम हो जाता है। ये जो 101 102 से नीचे आके 100 मतलब 98 फ़ारेनहाइट पे या 99 फ़ारेनहाइट पे कम आ जाता है। तो इसको सब नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस टाइम जो सब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है और पशु जो है उठने में दिक्कत है। तीसरी स्टेज आ जाती है कि स्टेज ऑफ स्टर्नल रिकमेंसी से लेटरल रिकमेंसी में। जब स्टर्नल रिकमेंसी में पशु है अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है तो तीसरी स्टेज में चला जाता है, जिसमें पशु जो है एक साइड जो है गर्दन मोड़ के गर्दन मोड़े रखता है और पशु जो है उठता नहीं है। और उस स्टेज पे सारे पैरामीटर पशु को जो ऊंचे हो जाते हैं, मतलब हाई हार्ट रेट है बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है, पशु जो है घास नहीं खाता है, और अगर उस टाइम में इलाज नहीं किया तो 12 से 24 घंटे के अंदर जो पशु की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद रहेगी, आप जब बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले डायग्नोसिस जैसे मैंने बोला कि लक्षण के आधार पे कि अगर पशु की डिलीवरी हुई है और पशु उठ नहीं रहा है तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि हो सकता है इसमें
कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो। Deficiency। तो जैसे ही पशुपालक भाई को ये पता लगता है कि मेरा पशु डिलीवरी के बाद नहीं उठ रहा है, तो मेरा यही परामर्श है पशुपालक भाई से, या अनुरोध है कि वो सबसे पहले नज़दीक के पशु चिकित्सा संस्थान में पशु चिकित्सा अधिकारी या वहाँ पे जो पशु औषधि संयोजक होते हैं उनसे मिल के उपचार लें। इसमें ट्रीटमेंट यही है कि इसमें हम इंजेक्शन लगता है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का। जी। कई बार जो है हमारे पशुपालक खुद भी लगाते हैं, किसी और से ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो हानिकारक होता है। सबसे पहले जो हम अगर मिल्क फीवर का केस है तो उसको हम कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का ही इंजेक्शन लगना चाहिए। जी। और साथ में अगर कोई और इंजेक्शन है तो विटामिन डी का। जी। तो ये ट्रीटमेंट है, इसमें जी। हम ये कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये है कि वो पशु चिकित्सक से जाकर मिल जी, लें जी। ताकि सही उपचार जो है वो उनके पशुओं को मिल सके। डॉक्टर जीवन, हम देखते हैं कि लाल पेशाब रोग जो है उससे भी बहुत सारे दुधारू पशु जो हैं वो ग्रस्त रहते हैं और जो पशुपालक हैं वो इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आखिर ये जो रोग है ये किन कारणों से होता है और इसके लक्षण क्या रहते हैं? अच्छा, लाल पेशाब रोग, जी। ये भी एक दुधारू पशुओं का एक कॉमन ही रोग है। जी। जो दुधारू पशु जब उनकी डिलीवरी होती है तो हाइपोफास्फेटेमिया की वजह से होता है, फास्फोरस की डेफिशिएंसी। अब फास्फोरस की डेफिशिएंसी के भी बहुत ज़्यादा कारण हैं। सबसे पहले तो वही है कि जो हम घास खिला रहे हैं हो सकता है उसमें फास्फोरस की कमी हो, जी। जो हम फीड दे रहे हैं या मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं उसमें फास्फोरस की कमी हो। दूसरा जो एक सुगर बीट है, शलगम है, इनके ज़्यादा खिलाने से कई बार जो है ये हेमोलिसिस करता है आरबीसी की। तो जो लाल पेशाब रोग है जी। इसमें पशु को जो है अनीमिया हो जाता है, पशु कमज़ोर हो जाता है, पशु की जो आँखों वाली जो कंजक्टिवल मेम्ब्रेन है वो पेल हो जाती है और जॉन्डिस के साइन आ जाते हैं। पशु जो है बड़ा कमज़ोर और चल नहीं पाता और लाल पेशाब जो है लाल रंग का या कोको कलर रंग का होता है। जी। तो ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है और एक दुधारू पशुओं में कॉमनली पाई जाती है। जी। तो इसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर जीवन क्या किया जा सकता है? इसकी रोकथाम के लिए जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि हमारे पशुपालक भाई को जो है जो पशु पोषण है कि आप अपने पशुओं को आप क्या खिलाते हैं, कि हरा घास कितना चाहिए, सूखा घास कितना चाहिए और मिनरल मिक्सचर कितना देना चाहिए और संतुलित आहार कितना देना चाहिए। तो अगर हम उसको समझ लें तो ये बीमारी नहीं होती है, चाहे हाइपोकैल्सीमिया की है, मिल्क फीवर की है, चाहे लाल पेशाब रोग की है। एक नॉर्मल पशु के लिए जो है जो कैल्शियम है ये 20 से 30 ग्राम पर डे, एक जो एवरेज 200 से 300 किलो वाला पशु के लिए इतनी डेली की डिमांड होती है। जी। वैसे ही फास्फोरस की 8 से लेके 16 ग्राम जो है पर डे जी। जो इसकी डिमांड होती है। तो जो हम पशु को मिनरल मिक्सचर देना है वो बड़ा ज़रूरी होता है। हमें जो है मिनरल मिक्सचर अगर दुधारू पशु है तो उसको हम 50 से 100 ग्राम पर डे, अगर वो अच्छा दूध देने वाला जानवर हो तो हम उसको देते हैं। जी डॉक्टर जीवन, आज आप कार्यक्रम में और दुधारू पशुओं की जो बीमारियां हैं, उनके उपचार हैं, कैसे रोकथाम की जा सकती है, इस विषय पर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। आज कार्यक्रम में हमारे साथ थे पशुपालन विभाग सोलन से सहायक निदेशक डॉक्टर जीवन जी, जिनसे हमने जाना कि दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और उनकी रोकथाम, बचाव और उपचार क्या हो सकते हैं। इसे हमारे पशुपालक जो भाई बहन हैं अपना सकते हैं और अपने पशुओं को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।